हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द डी केमिस्ट्री क्लासेस। आज हम सॉलिड स्टेट चैप्टर से इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड डिस्कस करने वाले हैं। इसको बहुत केयरफुली वॉच करिएगा और इसमें हम बैंड थ्योरी भी डिस्कस करेंगे, जो कि आपके सॉलिड स्टेट चैप्टर से बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो आइए देखते हैं इसमें क्या है और क्या इससे पूछा जाता है। देखिए, सबसे पहले इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड में आप ये जान लीजिए, इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज़ के बेसिस पर जो आपके सॉलिड हैं वो 3 टाइप्स के होते हैं। सबसे पहला आपका जो सॉलिड है उसको हम, या सबसे पहला जो क्लास है सॉलिड का, वो होता है कंडक्टर। ठीक है, इसको हम अंडरलाइन कर रहे हैं। कंडक्टर्स को कैसे पहचानेंगे कि कोई सॉलिड आपका कंडक्टर है? तो देखिए, उसकी जो कंडक्टिविटी है उसके बेसिस पर पहचानते हैं। 10⁴ टू 10⁷ ओम इनवर्स मीटर इनवर्स। ठीक है, ओम इनवर्स, ये ओम का साइन है, ओम इनवर्स मीटर इनवर्स, ये इसकी कंडक्टिविटी होती है। तो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस में कभी कभी ये कंडक्टिविटी आपकी पूछ ली जाती है, तो इसको आपको ध्यान रखना है कि कंडक्टिविटी के बेसिस पर अगर इतनी रेंज की कंडक्टिविटी है किसी भी सॉलिड में तो उसको हम कंडक्टर बोलेंगे। ठीक है, दूसरा आपका सेकेंड टाइप है सेमी कंडक्टर। इसको सेमी मेटल भी बोलते हैं। ठीक है, इसमें आधा मेटल का गुण होता है। ठीक है, आधी मेटल की प्रॉपर्टीज़ होती हैं और आधी आपकी इंसुलेटर्स की होती हैं, नॉन मेटल्स की होती हैं। तो इनकी जो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी है 10⁻⁻⁶ टू 10⁴ ओम इनवर्स मीटर इनवर्स होती है। तो यहाँ भी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी की जो वैल्यू है, जो रेंज है, इसी रेंज के जो भी आपके सॉलिड हैं वो सारे के सारे सेमी कंडक्टर बोले जाते हैं या सेमी मेटल्स बोले जाते हैं। थर्ड जो आपका टाइप है सॉलिड ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, इंसुलेटर। इंसुलेटर की जो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी है बहुत लो होती है, 10⁻⁻20 से 10⁻⁻10 ओम इनवर्स मीटर इनवर्स, बहुत ही लो होती है। तो ये वैल्यूज़ जो हैं तीनों, ये आपको ध्यान रखनी है। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस में आपसे पूछी जा सकती हैं या फिर असर्शन रीजन टाइप के क्वेश्चन में भी आपसे पूछी जाती हैं। अब एक चीज़ और आपको बता दें, जो आपके सॉलिड हैं, जो आपके इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी शो करते हैं, उनका रेंज क्या होता है ओवरऑल। अभी देखिए, यहाँ पर 2 सॉलिड थे जो कि इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी शो करते हैं, बट ये भी जानना जरूरी है कि ओवरऑल कंडक्टर एंड सेमी कंडक्टर की जो रेंज है वो क्या है। अलग अलग तो हमने जान लिया है कि यहाँ पर कंडक्टर्स की 10⁴ से 10⁷ होती है और सेमी कंडक्टर्स की 10⁻⁻�6 टू 10⁴ होती है। बट यहाँ पर ये भी जानना है कि ओवरऑल जो आपका सॉलिड है उसका कितना होता है। यहाँ पे देख सकते हैं कि जो आपका सॉलिड है वो 10⁻20 से 10⁻⁻7 तक कंडक्टिविटी शो करता है। 10⁻20 टू 10⁻⁻7 ओम इनवर्स मीटर इनवर्स, ये इसकी कंडक्टिविटी रेंज होती है। यानी कि अगर इस रेंज में कोई भी सॉलिड है तो उसको हम कंडक्टर या सेमी कंडक्टर बोल सकते हैं। अब कंडक्टर किसको बोलेंगे जिसमें ये रेंज होगी, और सेमी कंडक्टर किसको बोलेंगे जिसमें ये रेंज होगी। तो ये चीज़ आपकी होती है, इसको ध्यान रखिएगा। अब देखिए, कंडक्टर्स की हम चर्चा कर लेते हैं। कंडक्टर्स भी आपके क्लासिफाइड किए गए हैं, फर्दर क्लासिफाइड किए गए हैं। कंडक्टर्स 2 टाइप्स के होते हैं। पहला आपका है मेटालिक कंडक्टर। ठीक है, फर्स्ट आपका जो कंडक्टर है वो क्या है, मेटालिक कंडक्टर। और जो दूसरा कंडक्टर है उसको बोलते हैं इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर। इलेक्ट्रोलिटिक वर्ड आपने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री या फिर रेडॉक्स रिएक्शन में पढ़ा होगा। इलेक्ट्रोलिटिक सेल्स जब पढ़ते हैं वहाँ पे आपका आता है ये टर्म। तो मेटालिक कंडक्टर और इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर, ये आपके 2 टाइप हैं किसके, कंडक्टर के। मेटालिक कंडक्टर में मेटल्स आते हैं और जो आपके इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर हैं, इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर में जो आपके एक्वस सॉल्यूशंस होते हैं, मॉल्टन स्टेट के जो सॉल्यूशंस होते हैं आयनिक सॉलिड्स के, वो आपके आते हैं। तो यहाँ पर एक एक करके जानते हैं। इनके पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं मल्टीपल चॉइस के लिए या फिर 1 मार्क्स के जो रीजन टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, असर्शन रीजन टाइप के, उनके लिए। तो पहला पॉइंट है मेटालिक कंडक्टर में। देखिए, मेटल, ये जो आपके मेटालिक कंडक्टर हैं ये इलेक्ट्रिसिटी को पास कर देते हैं अपने अंदर विदाउट केमिकल चेंज। यहाँ पे लिखा है दे अलाउ द इलेक्ट्रिसिटी टू पास थ्रू देम विदाउट केमिकल चेंज, यानी कि इसमें कोई केमिकल चेंज नहीं होता है। दूसरा है दे कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी थ्रू द मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी कि जो आपकी कंडक्टिविटी इसमें होती है, मेटालिक कंडक्टर की जो कंडक्टिविटी है वो मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से होती है। यानी कि मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो रिस्पॉन्सिबल होता है किसके लिए, मेटालिक कंडक्टिविटी के लिए।
थर्ड पॉइंट है आपका मेटेलिक कंडक्टिविटी डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल पर एटम, यानी कि जो आपकी मेटेलिक कंडक्टिविटी है वो डिपेंड करती है कि कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल हैं एटम्स में, ठीक है, जो कि मूव कर सकते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन्स। जितने ज़्यादा फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे उतना ही ज़्यादा मेटेलिक कंडक्टिविटी शो करेगा मेटेलिक कंडक्टर। तो थर्ड पॉइंट आपका थोड़ा ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको थोड़ा सीरियसली ध्यान रखिएगा। फोर्थ आपका पॉइंट है मेटल कंडक्ट द इलेक्ट्रिसिटी इन द सॉलिड एज वेल एज मॉल्टन स्टेट, यानी कि जो मेटल है वो चाहे आपका सॉलिड हो या फिर आपका मॉल्टन स्टेज में हो। मॉल्टन स्टेज आपकी एक ऐसी हाईली विस्कस स्टेज होती है जिसमें कोई आपका सॉलिड जो है वो लिक्विड और सॉलिड के इंटरमीडिएट स्टेज में होता है, उसको मॉल्टन स्टेज बोलते हैं। बहुत ही गाढ़ी स्टेज होती है, मतलब बहुत ही विस्कस स्टेज। तो जो आपका मेटेलिक कंडक्टर है वो सॉलिड एंड मॉल्टन स्टेज दोनों में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सकता है, ठीक है। आइए इसमें देखते हैं इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर जो हैं वो क्या हैं। दे अलाउ द इलेक्ट्रिसिटी टू पास देम बाय अंडरगोइंग केमिकल चेंज। इसमें आपका केमिकल चेंज होता है, जैसे कोई जो इलेक्ट्रोलाइट आपका है उसी के साल्ट जो आपका जिस इलेक्ट्रोड को आप कंसीडर कर रहे हैं सेल में उसी के साल्ट का इलेक्ट्रोलाइट उसमें रखा जाता है। तो उनके बीच में एक केमिकल रेडॉक्स रिएक्शन होता है जिसके थ्रू इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होती है। तो यहाँ पे इसीलिए लिखा है दे अलाउ द इलेक्ट्रिसिटी टू पास देम बाय अंडरगोइंग केमिकल चेंज। इसमें केमिकल चेंज के थ्रू इलेक्ट्रिसिटी पास होती है। नेक्स्ट है दे कंडक्ट द इलेक्ट्रिसिटी ड्यू टू द मूवमेंट ऑफ आयन। यहाँ पर देखिए पहला जो हमने बताया था इसमें मेटेलिक कंडक्टर में इसमें बताया था कि मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन इसमें रिस्पॉन्सिबल होता है इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी के लिए, बट यहाँ पर मूवमेंट ऑफ आयंस जो है ये रिस्पॉन्सिबल है इलेक्ट्रिसिटी की कंडक्टिविटी के लिए या इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी के लिए। थर्ड पॉइंट है दे कंडक्ट द इलेक्ट्रिसिटी ओनली इन एक्वस सोल्यूशन एंड मॉल्टन। देखिए इसमें ऐसा नहीं होता है, अगर आप इलेक्ट्रोलाइट कोई सॉलिड लेंगे तो उसमें इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं होगी, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी जो इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टिविटी है वो आपकी आयंस पर डिपेंड करती है, फ्री आयंस पर। तो जब सॉलिड स्टेट में आप इसको कंसीडर करेंगे तो उसमें फ्री आयंस नहीं होंगे, फ्री आयंस नहीं होंगे तो उसमें इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं हो पाएगी। तो एक नंबर का क्वेश्चन भी इस तरह से आपसे किया जा सकता है, तो ध्यान रखिएगा उसमें आंसर आपको ऐसे ही देना है। नेक्स्ट आपका ये हम बता रहे थे कि जो सोल्यूशन एंड मॉल्टन स्टेट है, देखिए मॉल्टन स्टेट दोनों में होता है बट यहाँ पे सॉलिड स्टेट में भी ये कर लेता है, ये आपका सॉलिड स्टेट में नहीं करता है। क्यों नहीं करता? क्योंकि इसमें फ्री आयंस नहीं बन पाते हैं, इस वजह से ये नहीं करता है। तो देखिए ये जो डिटेल है अभी बेसिक है, अभी हम बिल्कुल बस जस्ट स्टार्ट कर रहे हैं इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड। अभी जब बैंड थ्योरी पे चलेंगे तो थोड़ा सा और भी आपको जानने का मौका मिलेगा और आप अपना नॉलेज इंप्रूव कर पाएंगे सॉलिड्स के बारे में। तो इसको नोट कर लीजिए। और इसकी जो कंडक्टिविटी रेंज है वो मेन है इसमें, ठीक है। यहाँ पर कुछ पॉइंट्स भी हैं जो थोड़े से थ्योरेटिकली इंपॉर्टेंट हैं क्वेश्चंस के लिए, कंडक्टिविटी भी इंपॉर्टेंट है। तो ये जो रेंज हैं, ठीक है, ये और ये ज़रूर आप ध्यान रखिएगा। इन्हीं के बेसिस पर आप कंडक्टर, सेमीकंडक्टर एंड इंसुलेटर्स को डिफाइन भी कर सकते हैं। नेक्स्ट आपका है बैंड थ्योरी, जिसकी अभी हम चर्चा कर रहे थे कि बैंड थ्योरी बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है सॉलिड स्टेट का। तो आइए देखते हैं इसमें क्या है। देखिए बैंड थ्योरी ये बोलती है कि कोई भी एटम जो है उसमें, कोई भी आपका जो मेटल है उसमें बहुत सारे एटम्स होते हैं, ठीक है। और जो एटम्स हैं मेटल के, वो उसके जो एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैं वो ओवरलैप करके मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनाते हैं। ये आपने 11th में स्टडी किया होगा जब आपको मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स थ्योरी पढ़ाई गई होगी। तो उसमें आपको बताया गया होगा कि जब आपके एटॉमिक ऑर्बिटल्स मिक्स होते हैं तो वहाँ पर 2 टाइप ऑफ ऑर्बिटल्स फॉर्म होते हैं, न्यू ऑर्बिटल्स, उन्हें बोलते हैं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। और जो उसमें ऑर्बिटल्स बनते हैं, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनते हैं, उसमें एक आपका बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होता है, दूसरा आपका नॉन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होता है। तो ये जो आपके ऑर्बिटल्स होते हैं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स, ये मेटल में इतने बहुत ज़्यादा बनते हैं और वो इतने क्लोजली स्पैस्ड होते हैं, यानी बहुत ही नज़दीक होते हैं। उनकी जो एनर्जी लेवल्स है वो बहुत ही कम उसमें गैप्स होती हैं। इसकी वजह से क्लस्टर्ड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स आपको मिलता है, यानी कि बहुत ढेर सारे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स ऐसे बनते हैं, मतलब जो भी आपके ऑर्बिटल्स हैं वो इतने ज़्यादा नज़दीक होते हैं कि बैंड बनता है, एनर्जी का एक बैंड बन जाता है। तो ये जो आपका बैंड थ्योरी है कुछ इसी तरह से है। अ मेटल लैटिस हैज़ लार्ज नंबर ऑफ एटम्स, द एटॉमिक ऑर्बिटल्स of these atoms
ओवरलैप्स टू फॉर्म लार्जर नंबर ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स, इनको हम शॉर्ट फॉर्म में एमओज बोलते हैं, विच आर सो क्लोज इन एनर्जी टू ईच अदर दैट दे फॉर्म एनर्जी बैंड, जिसकी हम अभी बात कर रहे थे कि जो एनर्जी बैंड है वो बहुत ही क्लोजली स्पेसिंग एमओज की वजह से बनता है। ठीक है, तो इसको एग्जाम्पल के थ्रू हम करने वाले हैं। देखिए एग्जाम्पल लेते हैं लिथियम का। लिथियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 3 होता है। ठीक है, सभी जानते हैं। अब इसमें इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एसपीडीएफ के अकॉर्डिंग अगर चलेंगे तो 1s2 आएगा। यहाँ पर जो वैलेंसी सेल है, वैलेंसी सेल ये है आपका, ठीक है, 2s1। तो 2s1 जो है वो आपके जब 2 लिथियम एटम कंबाइंड होंगे या 2 लिथियम एटम्स के 2s1 ओवरलैप करेंगे तो 2 आपके मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगे। ठीक है, जब 3 करेंगे तो 3 बनेंगे, जब 4 करेंगे तो 4 बनेंगे, और जब n करेंगे तो n मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनेंगे। तो यहाँ पर हम कुछ इस तरह से देखेंगे। पहला जो केस है हमने लिया है फर्स्ट केस, इसमें केवल हमने 2 लिथियम एटम्स हमने लिए हैं। ठीक है, जब 2 एटम्स हमने लिए हैं तो यहाँ पर आपके 2 ऑर्बिटल्स बने हैं, 2 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। ठीक है, 2 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगे, एक आपका बीएमओ होगा, एक आपका एबीएमओ होगा। अब यहाँ पर देखिए जो आपका ये इलेक्ट्रॉन में मेंशन किया है, ये दोनों जगह पर ये आपका 2s का है इलेक्ट्रॉन। यहाँ पर ये आपके जो एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैं 2s1 अब इसके जो 2 इलेक्ट्रॉन हैं वो दोनों बीएमओ में चले जाएंगे, एबीएमओ में कोई भी इलेक्ट्रॉन आपका नहीं जाएगा। तो ये आपका मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी का कॉन्सेप्ट है, और यहाँ पर अभी हम इसको सॉलिड स्टेट में अप्लाई कर रहे हैं, जिसको हम नॉर्मली बैंड थ्योरी बोलते हैं। यहाँ पर एमओटी का थोड़ा कॉन्सेप्ट यूज हुआ है। तो ये आपके पेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे बीएमओ में, और एबीएमओ में कोई इलेक्ट्रॉन नहीं जाएगा। देखिए यहाँ पर 2 एटम्स के एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइंड हुए तो 2 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बन गए। ठीक है, इसको हम, चलो ठीक है सही है, 2 एमओज का मतलब है 2 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल आपके बने। ऐसे ही अगर दूसरा केस लें और इसमें हम नंबर ऑफ एटम्स बढ़ा दें, यहां पर देखिए कितने एटम्स हमने लिए हैं, 3 लिथियम एटम्स। तो जब 3 लिथियम एटम लेंगे तो उनके 3 आपके 2s1 एटॉमिक ऑर्बिटल्स इसमें मिक्स होंगे। तो उसमें क्या होगा, 3 आपके मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनेंगे। एक आपका बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होगा जिसको बीएमओ बोलेंगे, एक होगा नॉन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, इसको शॉर्टली बोलते हैं एनबीएमओ। ठीक है, एनबीएमओ। थर्ड है आपका एबीएमओ, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। देखिए यहाँ पर जब 3 एटम्स हमने लिए हैं तो बिल्कुल सेम वे में जैसे हाइब्रिडाइजेशन में जितने इन्वॉल्व होते हैं उतने ही हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल बनते थे, वैसे ही इसमें भी है। यहाँ पर क्या बन गया, 3 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स आपके फॉर्म हो गए। अब बात आती है क्या अगर और हम बढ़ा दें, इसमें देख सकते हैं थर्ड केस है, इसमें हमने कितने एटम्स लिए हैं, 4 लिथियम एटम्स हैं यहाँ पर। जब 4 लिथियम एटम्स लेंगे तो उनके 4 2s1 एटॉमिक ऑर्बिटल्स मिक्स होंगे आपस में और 4 न्यू मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स आपके फॉर्म करेंगे। तो जो आपके 4 न्यू मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनेंगे, एमओज बनेंगे, उसमें से 2 बीएमओ होंगे और 2 आपके एबीएमओ होंगे। देखिए जब इवन होता है तो केवल एबीएमओ या बीएमओ ही बनता है, जब ऑड आता है तो बीच में आपका आपके जो कुछ हैं ऑर्बिटल्स वो नॉन बॉन्डिंग वाले भी बन जाते हैं। तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा इस चीज़ को, ये हालांकि आपके स्तर से बाहर है बट इसको ध्यान रखिएगा एज नॉलेज। तो यहाँ पर देखिए 4 एटम्स के जब एटॉमिक ऑर्बिटल आपके कंबाइंड हुए तो यहाँ पर कितने ऑर्बिटल्स आ गए, 4 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स आपके फॉर्म हो गए। ठीक है, ऐसे ही अगर हम लास्ट केस में 1 2 3 4 को छोड़ दें और n एटम्स ले लें, यहां पर कैपिटल N लिथियम एटम, n का मतलब कुछ भी हो सकता है, 1000 2000 1 लाख। ठीक है, तो यहां पर ये आपके यहां से यहां लेकर n है, n2s1 जब आपके एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइंड होंगे तो ये देखिए इस तरह का कुछ बहुत ही एकदम नेट लाइक स्ट्रक्चर बनेगा, एकदम बिल्कुल बहुत ही, देखिए कितने छोटे कितने
कितना कम इनमें एनर्जी गैप है, यहाँ पर तो काफ़ी दिख रहा था, यहाँ पर एन है, इसका मतलब यहाँ पर बहुत ही क्लोजली स्पैस्ड आपके एमोज बनेंगे, तो इनको बोलेंगे एन क्लोजली एमोज, यानी कि जो एन इसमें जो आपके एमोज हैं वो बहुत ही क्लोजली स्पैस्ड हैं, यहाँ पे लिखे दे रहे हैं क्लोजली स्पैस्ड एमोज। अब देखिए यही जो आपके एन क्लोजली स्पैस्ड एमोज हैं, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स हैं, जो बहुत ही नज़दीक नज़दीक हैं, पास पास हैं, इन्हीं को हम बोलते हैं एनर्जी बैंड। यहाँ ध्यान रखिएगा, इसी को हम बोलते हैं एनर्जी बैंड, और यही आपकी एनर्जी बैंड थ्योरी है। ठीक है, अब बैंड थ्योरी के बेसिस पर हमें 3 टाइप के सॉलिड बताए गए हैं, कंडक्टर, सेमी कंडक्टर एंड इंसुलेटर। तो उनकी चर्चा हम इसके बाद करेंगे, पहले इसको आप नोट कर लीजिए। और इसमें मैंने लिथियम का एग्जांपल लिया है, आप चाहें तो किसी दूसरे एटम का भी ले सकते हैं, बट उसका जो कॉन्सेप्ट है वो आप यही रखेंगे, उसको नहीं चेंज करेंगे। ये चीज़ आप थोड़ा स्पेशली ध्यान रखिएगा। आइए अब हम जानते हैं कि जो टाइप ऑफ एनर्जी बैंड हैं वो कितने होते हैं। तो देखिए, जो अभी एनर्जी बैंड थ्योरी या बैंड थ्योरी आपने पढ़ी है, उसके अकॉर्डिंग आपने ये जाना है कि एनर्जी बैंड क्या होते हैं। एन क्लोजली स्पैस्ड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स जो होते हैं किसी भी मेटालिक एटम में, उन्हें हम बोलते हैं एनर्जी बैंड। तो जो एनर्जी बैंड है कितने टाइप के होते हैं, इसमें 2 टाइप हैं आपका, पहला है वैलेंस बैंड, दूसरा आपका है कंडक्शन बैंड। ठीक है, तो वैलेंस बैंड आपका वो होता है जो कि इलेक्ट्रॉन से फील्डेड होता है, जिसमें कुछ ना कुछ इलेक्ट्रॉन्स आपके होते हैं। उसको अगर हम डिफाइन करना चाहें तो कह सकते हैं द आउटर मोस्ट फील्ड एनर्जी बैंड, यानी कि जिसमें इलेक्ट्रॉन्स फील्ड हों, जिसमें इलेक्ट्रॉन्स हों, ऐसे एटॉमिक ऑर्बिटल्स जिनमें इलेक्ट्रॉन्स हों, उसको हम बोलते हैं बैलेंस बैंड। ठीक है, ओवरऑल। और कंडक्शन बैंड क्या होता है, जिसमें इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं, इसमें लिखा है द लोवेस्ट लाइंग इम्पटी बैंड, यानी कि जिसमें इलेक्ट्रॉन्स ना हो, उसको हम कंडक्शन बैंड बोलते हैं। और जो बैंड थ्योरी है उसके अकॉर्डिंग जो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी है उसमें वैलेंस बैंड से इलेक्ट्रॉन निकलकर कंडक्शन बैंड तक पहुंचते हैं, जिसके थ्रू आपकी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होती है या फिर सर्किट कंप्लीट होता है। तो यहाँ पर उसको हम आगे डिस्कस करेंगे, पहले एग्जांपल्स के थ्रू इसको जान लेते हैं कि इसमें वैलेंस बैंड क्या है और कंडक्शन बैंड क्या है। तो देखिए, मैंने एक एग्जांपल लिया है लिथियम एटम का, इसमें हम जानेंगे कि वैलेंस बैंड एंड कंडक्शन बैंड इन लिथियम एटम। तो सबसे पहले क्या करेंगे, लिथियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कर लेते हैं। ये दोनों आपको पता करने हैं। लिथियम सॉरी बेरियम है, लिथियम नहीं है, बेरियम है। बेरिलियम का जो एटॉमिक नंबर है वो कितना होता है, 4 होता है। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो आएगा ये 1s2 2s2। ठीक है, 1s2 2s2। आगे अगर हम इसको बढ़ाते चले जाएं 2p, फिर 3s 3p, इस तरह से आगे बढ़ाते चले जाएं। तो यहाँ पर अभी हमने बताया था कि आउटर मोस्ट फील्ड एनर्जी बैंड। तो देखिए यहाँ पे आउटर मोस्ट, अगर हम इनको ऐसे वर्टिकल लिख लेते हैं और सबसे कम एनर्जी से सबसे ज़्यादा एनर्जी, यानी कि ऊपर जो है सबसे ज़्यादा एनर्जी वाला रखते हैं, तो यहाँ पर हम रख रहे हैं 3p। ठीक है, इसको थोड़ा इधर बनाते हैं, ये हो गया आपका 3p। उसके बाद 3s, इसमें भी इलेक्ट्रॉन्स नहीं हैं। उसके बाद क्या है 2s एंड 1s। तो देखिए 2s और 1s जो हैं आपके, इनमें तो इलेक्ट्रॉन्स हैं, मैं इनको सर्किल किए दे रहा हूं, इन दोनों में इलेक्ट्रॉन्स हैं, बट केवल आपका जो आउटर मोस्ट वाला है वो कौन सा है, आउटर मोस्ट इसमें यही है जिसमें इलेक्ट्रॉन्स हैं। सबसे बाद का जो आपका एटॉमिक ऑर्बिटल जिसमें इलेक्ट्रॉन्स हों उसे हम वैलेंस बैंड बोलेंगे। तो यहाँ पर देखिए ये जो आपका है, ये इसकी जब मिक्सिंग होगी, इससे जो भी आपका मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेगा तो उसको हम बोलेंगे वैलेंस बैंड। यहाँ पे मैं इसी से मेंशन किया दे रहा हूँ, वैलेंस बैंड। ठीक है, समझ गए होंगे, क्योंकि सबसे आउटर मोस्ट यही है जिसमें इलेक्ट्रॉन है,
इसके बाद इसमें इलेक्ट्रॉन्स नहीं है, हालांकि देखिए इसको हम आगे और भी बढ़ा सकते हैं, ठीक है, ऊपर जितने भी हैं वो सब। और ये जो इतना पूरा पोर्शन है इसे हम क्या बोलेंगे, इसे बोलेंगे कंडक्शन बैंड, ठीक है। अब आपके समझ में आ गया होगा कि वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड की कहानी क्या है। और एक चीज़ और भी आपको चुपके से बता देते हैं, देखिए इनके बीच में जो आपको गैप दिख रहा है, इन दोनों के बीच में, कंडक्शन बैंड और एनर्जी बैंड के बीच में, इसको हम अंडरलाइन कर रहे हैं। मान लेते हैं कि ये लेवल है और एक ये लेवल है, इन दोनों के बीच में एक गैप दिख रहा है, इतना गैप है, इसको बोलते हैं एनर्जी गैप। ध्यान रखिएगा, ये होता है एनर्जी गैप, और इसको अदर वर्ड्स में क्या कहते हैं, फॉरबिडन जोन भी कहते हैं। ये भी ध्यान रखिएगा, मैं यहाँ पे मेंशन किए दे रहा हूँ, फॉरबिडन जोन, ठीक है, एनर्जी गैप या फिर फॉरबिडन जोन। तो देखिए मैंने इसमें बेरिलियम का एग्जांपल लिया है, आप चाहें तो बोरान का ले सकते हैं, कार्बन का ले सकते हैं, या किसी और मेटल का ले सकते हैं, लिथियम का ले सकते हैं, सोडियम का ले लीजिए, बहुत सारे हैं आपके पास में ऑप्शन। बट ये हमेशा ध्यान रखिएगा कि जो आपका आउटर मोस्ट फील्डेड एटॉमिक ऑर्बिटल है वो वैलेंस बैंड का काम करेगा, और जो आपका लोवेस्ट लाइंग इम्पटी एटॉमिक ऑर्बिटल हैं, जैसे आपके ये हैं 3s एंड 3p, इसमें इलेक्ट्रॉन नहीं है, सबसे लो वाले जो हैं वो सब आपके क्या हो जाएंगे, कंडक्शन बैंड का काम करेंगे। तो यहाँ पर देखिए लोवेस्ट लाइंग एनर्जी बैंड है, तो इसके 3s के कॉम्बिनेशन से ये बनेगा, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। ये जो आपका है, ठीक है, ये कंडक्शन बैंड की तरह ऐड करेगा, और इनके बीच में क्या होगा, इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट होगा। जब एनर्जी मिलेगी तो वैलेंस बैंड से इलेक्ट्रॉन निकलकर कंडक्शन बैंड तक जाते हैं और सर्किट को कंप्लीट करते हैं और इलेक्ट्रिसिटी को इस तरह से कनेक्ट करते हैं। तो ये आपकी थ्योरी जो है, यहाँ पर जो टाइप ऑफ एनर्जी बैंड की हम बात कर रहे थे, वैलेंस बैंड एंड कंडक्शन बैंड, वो इस तरह से आपके एक्सप्लेन किए जाते हैं, डिफाइन किए जाते हैं। तो एग्जाम्पल के साथ में इनको डिफाइन करना ज़्यादा बेटर है, ताकि ये एकदम क्लियर हो जाए कि ये रियलिटी में होते क्या हैं। आगे इसमें हम ये देखेंगे कि जो आपके ये कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड हैं, इनके बेसिस पर जो आपके सॉलिड्स हैं, जिसमें आपका कंडक्टर है, इंसुलेटर है, सेमीकंडक्टर, इनको कैसे क्लासीफाइड करते हैं देख सकते हैं यहाँ पे। ये आपका जो बैंड स्ट्रक्चर बना हुआ है ये कंडक्टर्स के लिए होता है, मैं बता दूं आपको। देखिए इसमें वैलेंस बैंड है, जो शेडेड हमने किया हुआ है ये वैलेंस बैंड है, और जो आपका ये खाली है इसमें लिखा है कंडक्शन बैंड। तो दो ब्लॉक्स हैं, इन दोनों ब्लॉक्स के बीच में गैप नहीं है, यानी कि इसमें जो आपका ये फॉरबिडन जोन है वो क्या है, नहीं है, यहाँ पर एनर्जी गैप नहीं है इसमें। तो ऐसा जो बैंड स्ट्रक्चर है वो किसके लिए बनता है, ये आपका बनता है केवल कंडक्टर्स के लिए। यहाँ पे मैं मेंशन किए दे रहा हूँ, ये आपका कंडक्टर्स के लिए होता है। अगर ऐसा कहीं भी बैंड स्ट्रक्चर आपको मिलता है तो एक कंडक्टर के लिए होता है। और कंडक्टर में आपके कौन कौन से आते हैं, कंडक्टर में जितने भी आपके सब मेटल्स जो हैं वो सारे आपके कंडक्टर होते हैं, ठीक है। तो जितनी भी मेटालिक एलिमेंट्स हैं सभी के लिए इस तरह का बैंड स्ट्रक्चर आपका बनेगा। दूसरा जो बैंड स्ट्रक्चर है इसमें देख रहे हैं आप, थोड़ा सा क्या है, एनर्जी गैप है। इसमें यहाँ पर चाहें तो लिख सकते हैं नो एनर्जी गैप, मैं इसको मेंशन किए दे रहा हूँ ईजी से, ठीक है। इसका सिंबल जो है एनर्जी गैप ऐसे में किए दे रहा हूँ, और यहाँ पर हो जाएगा नो ईजी। ईजी का मतलब एनर्जी गैप। इसमें क्या होगा, इसमें थोड़ा सा एनर्जी गैप है, यहाँ पे लिखेंगे स्मॉल ईजी, यानी कि स्मॉल एनर्जी गैप। ध्यान रखिएगा ईजी का मतलब यहाँ पर एनर्जी गैप से है, स्मॉल ईजी छोटा मतलब बहुत कम गैप होता है। तो ऐसे केस में क्या होता है, जब हम इसको थोड़ा सा हीट करते हैं तो जो सेमी कंडक्टर आपके होते हैं वो क्या हो जाते हैं, उसमें जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो एक्साइटेड हो जाते हैं, वो वैलेंस बैंड से निकलकर कंडक्शन बैंड तक पहुंच जाते हैं और सर्किट कंप्लीट कर देते हैं, और इस तरह से वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर जाते हैं।
तो जब ये हीट किए जाते हैं आपके इस तरह के जो बैंड स्ट्रक्चर हैं वो, तो उनमें वैलेंस बैंड से इलेक्ट्रॉन निकलकर कंडक्शन बैंड तक पहुंच जाते हैं, क्योंकि ये गैप जो है वो इतना सफिशिएंट होता है कि इलेक्ट्रॉन उसको क्रॉस कर जाए। तो यहाँ पर ये जो आपका बैंड स्ट्रक्चर है ये बनता है सेमी कंडक्टर्स के लिए, ठीक है। और सेमी कंडक्टर्स में आपके सेमी मेटल्स आते हैं या मेटलॉइड्स आते हैं, मेटलॉइड्स लिखिए या फिर सेमी मेटल्स लिखिए। लास्ट में जो थर्ड बना हुआ है वो आपका देखिए इसमें बहुत ज़्यादा एनर्जी गैप है, टू हाई यहाँ पे लिखा जाएगा। लार्ज एनर्जी गैप, ठीक है, इसमें बहुत ज़्यादा एनर्जी गैप है। तो इतना ज़्यादा एनर्जी गैप है कि यहाँ से यहाँ आप कितना भी इसको टेम्परेचर दे लें, यहाँ से इलेक्ट्रॉन यहाँ कभी नहीं पहुँच पाता है। यहाँ पर इस तरह के जो आपके सॉलिड हैं इसमें कितना भी टेम्परेचर आप उनको दे लें, उसमें जो वैलेंस बैंड के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो निकल कर कभी भी यहाँ तक नहीं पहुँच पाते, जिसकी वजह से ये आपका इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करता। तो ये जो थर्ड आपका बना हुआ है यहाँ पे बैंड स्ट्रक्चर, ये हो जाता है इंसुलेटर्स के लिए। ठीक है, इंसुलेटर्स हैं यहाँ पे, जो भी आपके नॉन इलेक्ट्रिक सब्सटेंसेस हैं उनको इंसुलेटर बोलते हैं। तो ये आपका हो गया। अब देखिए यहाँ पर जैसे एनर्जी बैंड थ्योरी की बात हम कर रहे थे, तो होता क्या था उसमें हम बता भी रहे थे आपको कि वैलेंस बैंड से इलेक्ट्रॉन निकल कर कहाँ जाते हैं, कंडक्शन बैंड में जाते हैं। और कंडक्शन बैंड जब पहुँच जाते हैं तो सर्किट कंप्लीट हो जाता है, जिसके रिजल्ट में क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होने लगती है। तो ये आपकी एनर्जी बैंड थ्योरी है, ध्यान रखिएगा। और इसमें एनर्जी बैंड भी हमने आपको बता दिया है क्या होता है। टाइप ऑफ एनर्जी बैंड हमने आपको डिस्कस कर दिया है कि वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड आपके होते हैं एनर्जी बैंड, ठीक है, ये दो टाइप हैं। इसमें एक एग्जांपल देकर हमने आपको क्लियर कर दिया है कि इसमें जो आपके कंडक्शन बैंड हैं उनमें कैसे क्लियर करेंगे, क्या होते हैं रियलिटी में, और जो आपके वैलेंस बैंड हैं वो क्या होते हैं, उनके बीच में जो फॉरबिडन जोन है, ठीक है, वो क्या होता है, उसको एनर्जी गैप बोलते हैं, ठीक है। और जिसमें फॉरबिडन जोन बहुत ज़्यादा होता है वो इंसुलेटर्स का होता है बैंड स्ट्रक्चर। यहाँ पे मैंने बैंड स्ट्रक्चर्स भी मेंशन कर दिए हैं, ठीक है। यहाँ पर ये तीनों आपके क्या हैं, बैंड स्ट्रक्चर हैं। तो यहाँ नीचे मैं चाहूँ उसको लिख सकता हूँ, ये जो तीनों हैं आपके ये क्या हैं, बैंड स्ट्रक्चर्स ऑफ सॉलिड आपके तीन टाइप के होते हैं, ठीक है। और तीनों टाइप के मैंने बैंड स्ट्रक्चर मेंशन किए हैं, और कौन सा किस टाइप किसका होता है बैंड स्ट्रक्चर ये भी मैंने मेंशन किया हुआ है यहाँ पे। तो ये चीज़ आप नोट कर लीजिए। और अभी आपको एक चीज़ और बताएंगे कि जो मेटल्स हैं उसमें भी दो टाइप के बैंड बनते हैं, एक तो इस तरह का बनता है और एक और भी बनता है। तो तब तक के लिए इसको नोट कर लीजिए। अब हम जानेंगे कि जो टाइप ऑफ बैंड स्ट्रक्चर्स मेटल के होते हैं वो कौन कौन से होते हैं। मैंने अभी जिसका जिक्र किया था ये दो टाइप के होते हैं। तो उसमें जो फर्स्ट टाइप है, देखिए इस तरह का बैंड स्ट्रक्चर बनेगा। इसमें ये वैलेंस बैंड है, ये आपका कंडक्शन बैंड है, जो साइडेड है वो आपका वैलेंस बैंड है। तो इस टाइप का जो आपका बैंड स्ट्रक्चर है वो उन मेटल्स के लिए बनता है जिनके वैलेंसी सेल जो हैं आपके, या वैलेंसी ऑर्बिटल्स हैं, सबसेल्स इनको हम कह देते हैं, ज़्यादा बेटर रहेगा। आउटर मोस्ट सबसेल आर पार्शली फील्डेड, यानी कि आधे अधूरे भरे होते हैं। जैसे एग्जांपल हम लेते हैं सोडियम का, ठीक है, Na। सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 होता है। इसका जब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो आएगा 1s2 2s2 2p6 3s1। देखिए ये आपका क्या है, इनकम्प्लीट है। इनकम्प्लीट का मतलब क्या हो गया, ये आपका पार्शली फील्डेड है,
यहाँ पर मैं नीचे लिखे दे रहा हूँ, पूरा नहीं भरा है। अगर ये 3s2 होता तो ये कंप्लीटली फील्डेड माना जाता, पार्शियली फील्डेड। तो सोडियम एटम के लिए जो बैंड स्ट्रक्चर है वो इस तरह का बनेगा। और भी बहुत सारे एग्जांपल्स हैं जिनमें आपको इस तरह का वो मिलेगा, जैसे आपका है लिथियम। अदर एग्जांपल्स में चले जाएं अगर हम, देखिए कौन कौन से एटम्स हो सकते हैं अदर एग्जांपल्स में। जैसे आपका लिथियम है, लिथियम का एटॉमिक नंबर होता है 3, 1s2, 2s1। तो आई थिंक देखिए 2s1 भी आपका इनकम्प्लीट है, पार्शियली फील्डेड है। तो जितने भी पार्शियली फील्डेड होते हैं वो सभी आपके इस तरह के बैंड स्ट्रक्चर के साथ में मेंशन किए जाते हैं। अब दूसरा देखिए क्या होता है, सेकेंड टाइप ऑफ बैंड स्ट्रक्चर फॉर मेटल्स। देखिए इस तरह से बनेगा ये, इसमें जो आपका बैंड स्ट्रक्चर है वो ओवरलैप हो जाता है, बस इतना सा इसमें डिफरेंस है। देखिए जैसे आपको मान लिया ये है, ये इस तरह से है। अब होता क्या है इसमें, मान लेते हैं कि ये जो है आपका बैंड वैलेंस बैंड है, ठीक है, ये वैलेंस बैंड है। और ऊपर जो बना हुआ है वो क्या है, कंडक्शन बैंड है। कंडक्शन बैंड को हम रेड से दिखाई दे रहे हैं। और बीच में जो आपको डिजाइन दिख रही होगी वो ओवरलैपिंग की दिख रही होगी, यानी कि बीच में पतली सी पट्टी है, इसमें आपको दिख रहा होगा कि इसमें कंडक्शन बैंड भी है और वैलेंस बैंड भी है। ठीक है, ये वाला जो पोर्शन है ये कंडक्शन का भी है और वैलेंस का भी है। तो ऐसा बैंड स्ट्रक्चर उन मेटल्स के लिए बनता है जिनमें वैलेंसी सेल कंप्लीटली फील्डेड होते हैं। तो यहां पर पहले इनको मेंशन कर देते हैं, ये आपका कंडक्शन बैंड है, ठीक है, और ये क्या है, ये वैलेंस बैंड है। बीच में जो ये स्टोरी बनी है ये क्या है, इसको बोलते हैं ओवरलैपिंग। यहाँ पर ओवरलैपिंग हो गई है दोनों बैंड्स की, ओवरलैपिंग ऑफ बैंड्स, ठीक है, ओवरलैपिंग हो गई है। तो ये जो आपका केस है ये उन मेटल्स के लिए होता है, यहाँ पर लिख देंगे बैंड स्ट्रक्चर फॉर मेटल्स which have completely yielded outermost सबसेल्स। ठीक है, अब इसको हम एग्जाम्पल, इसको भी एग्जाम्पल के थ्रू हम करेंगे। देखिए एग्जाम्पल लेते हैं इसमें, जैसे आपका बेरिलियम है, ठीक है, Be। तो Be का जो एटॉमिक नंबर है वो 4 होता है। इसका जब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो क्या आएगा, 1s2, 2s2। देखिए कंप्लीटली फील्डेड है, पूरा भरा हुआ है। तो ये पूरा भरा हुआ है तो इसको हम लिख सकते हैं, इसको हम सर्किल किए दे रहे हैं और यहाँ इसको हम लिख देंगे कंप्लीटली फील्डेड। ये पार्शियली फील्डेड नहीं है, कंप्लीटली फील्डेड है।
ऐसे ही दूसरा एग्जाम्पल अगर लें, जैसे इसमें लिया था हमने, ये तो फर्स्ट हो गया एग्जाम्पल, सेकेंड यहाँ भी कर देते हैं, ये आपका सोडियम था। दूसरा जो एग्जाम्पल था वो लिथियम का हमने लिया था, आप चाहें तो और भी ले सकते हैं। यहाँ क्या होगा, दूसरा एग्जाम्पल जैसे आपका मैग्नीशियम है, इसका होता है 12, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो 1s2 2s2 2p6 3s2। देखिए 3s2 है तो 3s में मैक्सिमम 2 ही इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, तो यहाँ पर जो 3s2 है ये भी आपका क्या है, कंप्लीटली फील्डेड है। तो यहाँ मैग्नीशियम के लिए या फिर आपका बेरिलियम है, और भी हैं, कैल्शियम को अगर बनाएंगे तो वो भी आपका इसी में आ जाएगा। तो ऐसे जो भी मेटल हैं जिनके आउटर मोस्ट सबसेल कंप्लीटली फील्डेड होते हैं उनमें बीच में ओवरलैपिंग दिखाई जाती है, और जिनके पार्शियली फील्डेड होते हैं उनमें ओवरलैपिंग नहीं होती है। कहने का मतलब है दोनों ही आपके एनर्जी जो बैंड स्ट्रक्चर हैं वो मेटल्स के लिए हैं, बट ये उन मेटल्स के लिए है जिनमें आउटर मोस्ट सबसेल पार्शियली फील्डेड होते हैं, कंप्लीटली फील्डेड नहीं होते हैं। और ये बैंड स्ट्रक्चर उन मेटल्स के लिए है जिनके आउटर मोस्ट सेल कंप्लीटली फील्डेड होते हैं। तो एग्जांपल्स के साथ हमने इसको मेंशन किया है, इसको नोट कर लीजिए। ये बैंड स्ट्रक्चर आपके एग्जाम्स में आ भी सकते हैं, कॉम्पिटिटिव या फिर बोर्ड एग्जाम्स किसी में भी, तो इनको बहुत अच्छे से समझ लीजिएगा।